नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई-बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? सीपीयू है, एएलयू है, मदरबोर्ड है या फिर कीबोर्ड है? तो पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, सीपीयू हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सीपीयू आंसर कर दोगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आंसर कर दीजिएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, सोडा वाटर का आविष्कार किया गया, बताइएगा। तो सोडा वाटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो सोडा वाटर जो है, तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सोडा वाटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बताएंगे क्या हो जाएगा। तिवादार पुस्कास होंगे, जोसेफ प्रिस्टले होंगे, प्रेट्रिक पियोनोरू हो जाएंगे या फिर जेम्स लियोनार्ड प्लिम्पटन हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो सोडा वाटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। ठीक है, सोडा वाटर का आविष्कार किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, डर्मिस कहते हैं, ऊतक कहते हैं या फिर हाइपोडर्मिस कहते हैं? तो त्वचा की जो सबसे बाहरी परत होती है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा। एपिडर्मिस कहेंगे, डर्मिस कहेंगे, ऊतक कहेंगे या फिर हाइपोडर्मिस कहेंगे? तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, एपिडर्मिस कहेंगे। ठीक है, त्वचा की जो सबसे बाहरी परत होगी उसको क्या कहेंगे? एपिडर्मिस कहेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें पाई जाती, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन से पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में गांठें होती हैं? तो लेग्मिनस पौधे होंगे, परजीवी पौधे होंगे या फिर एपीफाइटिक पौधे होंगे या फिर जलीय पौधे होंगे? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो लेग्यूमिनस पौधे होंगे, परजीवी पौधे होंगे, एपीफाइटिक पौधे होंगे या फिर जलीय पौधे होंगे, क्या हो जाएगा। आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, लेग्यूमिनस जो पौधे होते हैं इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। केचुआ जो है, तो ये किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? अच्छा, केचुए से हम लोग याद रखेंगे, याद रखिएगा जो केचुआ है, तो केचुआ पालन क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे वार्मी कल्चर है। ठीक है, क्या है। तो केचुआ पालन अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये वार्मी कल्चर याद रखेंगे। ठीक है, पहली चीज तो आप याद रखिएगा, जो केचुआ पालन होता है वो क्या होता है, वार्मी कल्चर कहलाता है। और दूसरी चीज आप याद रखेंगे, जो केचुआ होता है वो क्या करता है, तो वो त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, क्या करता है, तो त्वचा से श्वसन करता है। तो एक बात ये भी याद रखेंगे, केचुआ जो होता है वो क्या करता है, त्वचा से श्वसन करता है। तो दो चीजों को आप याद रखेंगे। आपसे पूछ रहा है केचुआ जो है, तो वो किस प्रजाति के अंतर्गत आएगा? प्रोटोजोआ, निडेरिया, एनालिडा, मोलस्का, क्या हो जाएगा। तो आंसर कर देंगे एनालिडा, क्या हो जाएगा। तो केचुआ जो है ये किसके अंतर्गत, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, एनालिडा के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रोटॉन का द्रव्यमान और का द्रव्यमान एक समान होता है, बताएगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और कौन है जिसका द्रव्यमान एक समान होता है? न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, आयोसोप्रोन है या फिर अल्फा कण? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इनमें से किसके द्रव्यमान के समान होता है? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है, तो किसके द्रव्यमान के समान होता है? आंसर क्या कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं, बताइएगा क्या जाएगा। तो विलयन में से विलय को अलग करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? अवसादन है, वाष्पीकरण है, छानना है या फिर संघनन है? चलिए जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम लोग, ठीक है, विलयन में से विलय को, ठीक है, अलग करने का काम करते हैं। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा इस प्रश्न का, क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो किसी विलयन में से विलय को अलग करने के लिए उसका हम लोग क्या करते हैं, तो उसका हम लोग वाष्पीकरण कर देते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। तो वाष्पीकरण करते हैं, ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, जंतर मंत्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, असम में, बिहार में या फिर गुजरात में, बताएंगे कहाँ पर।
तो जंतर मंतर के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये राजस्थान में है, असम में है, बिहार में या फिर गुजरात में। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो जंतर मंतर जो है ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। और राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो राजस्थान में आप कहोगे जयपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, तो जयपुर में आपको देखने को मिलेगा। और जयपुर के संदर्भ में कुछ चीजों को आपको याद रखना है। जयपुर जो है तो इसका प्राचीन नाम क्या था, जयपुर का जो प्राचीन नाम है तो उसको क्या कहेंगे, तो जयपुर का प्राचीन नाम आमेर है। ठीक है, क्या था, तो जयपुर का जो प्राचीन नाम था वो आमेर था। ठीक है, जयपुर को हम लोग क्या करते हैं, जयपुर को हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गुलाबी शहर भी कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं। साथ ही साथ जयपुर को आप याद रखेंगे, जयपुर को भारत का पेरिस भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो जयपुर को भारत का पेरिस भी कहते हैं, जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। जयपुर का प्राचीन नाम आमेर है। और जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, और यहाँ पर आपको जंतर मंतर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, गोवा में या फिर पुद्दुचेरी में। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखो भारत में अगर हम लोग बात करें ना, तो भारत में आपको दो ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक है सक्रिय ज्वालामुखी, भारत में आपको दो ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, एक है सक्रिय ज्वालामुखी और दूसरा जो है वो है सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, कौन सा है, तो दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो दो तरीके के ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे, एक सक्रिय और एक सुषुप्त। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी अगर हम लोग पूछा जाए कि भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आप कहोगे बैरन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप आंसर करोगे नरकोंडन। ठीक है, कौन सा है, तो नरकोंडन है। तो भारत में दो ज्वालामुखी है, एक सक्रिय है, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, और दूसरा सुषुप्त है, सुषुप्त ज्वालामुखी नरकुंडन। और ये दोनों ज्वालामुखी आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो ये दोनों ज्वालामुखी आपको अंडमान में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर, तो अंडमान निकोबार में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी, अच्छा ये तो प्रश्न हो गया ना, ये तो प्रश्न हो गया अंडमान निकोबार में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी देश की जन्म दर को, ठीक है, किसी देश की जन्म दर को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, बताइएगा क्या जाएगा। तो किसी देश की जन्म दर को हम लोग किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो किसी देश की जन्म दर को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, एक वर्ष में प्रति 100 में जन्मों की संख्या, एक वर्ष में प्रति 1000 में जन्मों की संख्या, एक वर्ष में प्रति किलोमीटर क्षेत्र में जन्मों की संख्या, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो एक वर्ष में प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्र में जन्मों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जन्म दर की बात कर रहा है ना, जन्म दर की बात कर रहा है, तो जन्म दर में क्या कर देंगे, एक वर्ष में प्रति 1000 में क्या हो रहा है, 1000 में जो है जन्मों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ष में प्रति 1000 में जन्मों की संख्या जो है, तो ये हो जाएगा आपका जन्म दर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। एक वर्ष में प्रति 1000 में जन्मों की जो संख्या है वो जन्म दर कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गिद्ध संरक्षण केंद्र एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर, पिंजौर में है, आगरा में है, रामपुर में और पुष्कर में। बताइएगा क्या जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या जाएगा। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र एवं प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ पर है, तो पिंजौर में है, आगरा में है, रामपुर में या फिर पुष्कर में। चलो जल्दी से सारे लोग इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या जाएगा। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र प्रजनन केंद्र जो है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है, तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पिंजौर हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो आपको पिंजौर हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से गिद्ध संरक्षण केंद्र अगर आपसे यूपी में पूछा जाए कि यूपी में कहाँ पर गिद्ध संरक्षण केंद्र है, तब आप आंसर करोगे। अगर आपसे उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा तो आप उत्तर प्रदेश में कहोगे महाराजगंज में। ठीक है, कहाँ पर, तो महाराजगंज में भी ठीक है गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है। ठीक है, कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भी गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बॉक्साइट किसका एक अयस्क है, एल्यूमिनियम का, बेरिलियम का, लेड का या फिर टिन का। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो बॉक्साइट जो है तो वो किसका एक अयस्क है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, लेड हो जाएगा या फिर टिन हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आसान सा प्रश्न। तो अगर हम लोग बात करेंगे बॉक्साइट, तो बॉक्साइट क्या हो जाएगा, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ए आंसर कर देंगे। ठीक है,
अगर हम लोग लेड के एस की बात करें तो लेड के एस का नाम क्या है, तो आप आंसर करोगे गैलेना है। ठीक है, क्या है, तो लेड के एस का अगर हम लोग बात करेंगे तो लेड का एस क्या है, तो आप कह दोगे क्या है, तो गैलेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे टिन का अयस्क पूछ ले तो टिन का एस अयस्क क्या कहोगे, तो कहोगे केसी टेराइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो केसी टेराइट हो जाएगा। ठीक है, क्या है, तो केसी टेराइट जो है तो ये किसका, तो ये टिन का अयस्क है। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, दिलीप कुमार का असली नाम क्या है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। दिलीप कुमार आप जानते हो बॉलीवुड में दिलीप कुमार को, और इनका असली नाम क्या है, तो यूसुफ खान है, दिलीप कुमार है, मोहम्मद कैफ है, या फिर रवि बजाज है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है दिलीप कुमार और इनका असली नाम क्या है, यूसुफ खान है, दिलीप कुमार है, मोहम्मद कैफ है, या फिर रवि बजाज, इसका हो जाएगा। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, यूसुफ खान हो जाएगा। ठीक है, क्या है, तो यूसुफ खान जो है दिलीप कुमार का, ठीक है, वास्तविक नाम है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका एक भाग निम्न में से किस देश में आता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो गोबी का अगर हम लोग बात करेंगे तो मरुस्थल जो है ये विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। और एशिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो एशिया में ये सबसे बड़ा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं है ये, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं है, एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। जो गोबी मरुस्थल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं है, ये एशिया का सबसे बड़ा जो है वो शीत मरुस्थल है। ठीक है, गोबी मरुस्थल की हम लोग बात करेंगे तो ये एशिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। और ये आपको किस देश में देखने को मिल जाएगा, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, मंगोलिया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो मंगोलिया की राजधानी आप कर दोगे उलान बटोर है। ठीक है, क्या है, तो मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे उलान बटोर हो जाएगा। ठीक है, और मंगोलिया के साथ कौन सा अभ्यास होता है, तो कौन सा करेंगे, तो मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट नामक अभ्यास होता है, याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा, तो मंगोलिया के साथ अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा भारत कौन सा अभ्यास करता है, तो आप आंसर करोगे नोमैडिक एलिफेंट नामक अभ्यास जो है तो वो भारत जो है, ठीक है, वो मंगोलिया के साथ करता है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट नामक अभ्यास जो है वो भारत मंगोलिया के साथ करता है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है जो कि एशिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया है, तो बताइएगा क्या जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे सबसे बड़ा पूछा जाए या फिर जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, या फिर आपसे कहे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोनों ही कंडीशन में आंसर होगा एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी, दोनों ही दृष्टि से एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो भी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा तो भी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, एशिया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद करके रखा था, बताएगा। तो आगरा के किले में औरंगजेब ने अपने पिता को, औरंगजेब के पिता का नाम आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या आ जाएगा। तो देखो, औरंगजेब जो है तो इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब जो है इसको शाही दरवेश भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो औरंगजेब को शाही दरवेश भी कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब जो है तो ये आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से, तो आलमगीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसने सिखों के 9वें जो गुरु है, तो 9वें गुरु कौन है, तो तेग बहादुर जी हैं। ठीक है, कौन है, तो 9वें गुरु हैं कौन, तेग बहादुर जी हैं। और तेग बहादुर जी को क्या कर देता है, तो गुरु 9वें गुरु जो तेग बहादुर जी हैं तो इनको फांसी दिला देता है। ठीक है, क्या कर देता है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को क्या कर देता है, फांसी दे देता। साथ ही साथ आप याद रखेंगे औरंगजेब जो है तो ये 1679 में 1679 में 1679 में क्या कर रहा है, तो ये फिर से जजिया कर लागू कर रहा है। ठीक है, हिंदुओं पर क्या करेगा, तो हिंदुओं पर फिर से जजिया कर क्या कर रहा है, लागू कर रहा है। कब कर रहा है, तो 1679 में औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और शाहजहां ने औरंगजेब ने अपने पिता, तो पिता का नाम क्या है, तो शाहजहां, शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, औरंगजेब जो है तो इसने क्या किया है, तो इसने याद रखेंगे लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाया था। ठीक है, क्या किया था औरंगजेब जो है, इसने लाल किले के भीतर अगर हम लोग बात करेंगे तो लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाया। ठीक है, क्या किया, तो लाल किले के भीतर अगर हम लोग बात करेंगे तो मोती मस्जिद बनवाने का काम किसने किया, तो आप आंसर कर दोगे किसको, औरंगजेब को। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वेंडीवास का युद्ध इंग्लिश सेना ने किसको हराया था, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वेंडीवास के युद्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो इंग्लिश सेना ने किसको हराया, इस प्रश्न का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में कर्नाटक युद्ध हो रहे हैं, ठीक है, कितने, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में कर्नाटक युद्ध हो रहे हैं और 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, ठीक है, 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। पहला कर्नाटक युद्ध अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे 1746 से लेकर के 1748 तक पहला कर्नाटक युद्ध चल रहा। फिर आपसे दूसरा कर्नाटक युद्ध पूछेगा तो दूसरा कर्नाटक युद्ध आप कहोगे 1749 से लेकर के 1754 तक दूसरा कर्नाटक युद्ध चला। फिर आपसे तीसरा कर्नाटक युद्ध पूछेगा तो तीसरा कर्नाटक युद्ध आप कहोगे 1756 से लेकर के 63 तक तीसरा कर्नाटक युद्ध चला। और इसी तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो 1760 में, इसी वाली लड़ाई के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो 1760 में क्या हो रहा है, वांडीवास का युद्ध हो रहा है। और इसी वांडीवास के युद्ध में क्या हो जाएगा, तो फ्रांसीसी लोग पराजित होते हैं और फिर उनका भारत से क्या हो जाएगा, तो भारत से उनका बुरिया बिस्तर समेट दिया जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेलर ने किसको, तो फ्रांसीसियों को हराया था। और वांडीवास का जो युद्ध है ये तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान हो रहा है। और तीसरे कर्नाटक युद्ध का समय क्या है, 1756 से 63। और इसी युद्ध के दौरान 1760 में वांडीवास की लड़ाई होगी जिसमें फ्रांसीसी पूरी तरीके से पराजित होंगे और फिर भारत से इनका समेट दिया जाएगा इनको, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार तो पत्रकारिता है, क्रीड़ा है, औषधि है या फिर संगीत। अच्छा देखो दो चीजें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, मिलती जुलती है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है आपका प्रित्जकर पुरस्कार होता है, ठीक है, कौन सा, तो एक होता है आपका प्रित्जकर पुरस्कार होता है और एक आपका जो है वो होता है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, कौन सा, तो पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। अगर आपसे प्रित्जकर पुरस्कार पूछा जाए तो ये किसके, तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, ठीक है, किसके, तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया था, ठीक है, प्रित्जकर। लेकिन पुलित्जर पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये किस क्षेत्र में, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पुलित्जर पुरस्कार की बात करेंगे तो किस क्षेत्र में, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया, ठीक है, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है क्या है, तो डाइन है, पास्कल है, जूल है या फिर ओम है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है क्या, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और मेरे साथ व्हाट्सअप पर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आप व्हाट्सअप पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ओम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम, रोम, क्या हो जाएगा, तो बताइएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की कौन सी अस्थायी मेमोरी है, बताएंगे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम, रोम, क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, रैम कर दोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, रैम कर दोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डाक मीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो फ्योदोर पिरोत्स्की हो जाएंगे, आर्थर पिटनी होंगे, फ्रिट्ज पम्फ्यूलर हो जाएंगे या फिर स्टीफन पेरी हो जाएंगे। तो डाक मीटर का प्रयोग जो आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया, चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। डाक मीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, डाक मीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, आर्थर पिटनी के द्वारा, ठीक है, किसके, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, आर्थर पिटनी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। रिंग वार्म नामक बीमारी किसके कारण होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बताइएगा क्या हो जाएगा। तो रिंग वार्म अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बीमारी जो है तो ये किसके कारण होती है, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। रिंग वार्म मतलब समझ रहे हो ना, जैसे दांत खाज हो गया, खुजली हो गया, तो ये सब, ठीक है, दांत खाज हो गया, खुजली हो गया, तो ये रिंग वार्म हो गया। और ये बीमारी किसकी वजह से होती है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कवक की वजह से, ठीक है, किसकी, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए आंसर कर दोगे, कवक की वजह से, ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, बताइएगा क्या हो जाएगा। अमरूद है, आम है, आंवला है, कटहल। तो ये हम लोगों ने तो बहुत पढ़ा है, ठीक है, 10+2 में थे तो हम लोगों ने इसका नाम कई बार सुना है ना, ठीक है, 10th में और 12th में हम लोग थे तो इसका नाम कई बार हम लोगों ने सुना है। क्या जाएगा, मैग्नीफेरा इंडिका। अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, क्या जाएगा, आम का। और अभी आपको पता है आम का सीजन भी आ रहा है ना, आम का सीजन भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो आम कर दोगे। आंवले में अगर आपसे बोले कौन सा विटामिन होता है तो आंवले में आप कर दोगे विटामिन सी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, आंसर कर दोगे एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। विटामिन अगर हम लोग आंवले में बात करेंगे तो आंवले में कौन सा विटामिन होता है, तो आप आंसर करोगे विटामिन सी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है।
और बी और सी ये दो ऐसे विटामिन होते हैं जो क्या होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, जल में क्या होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं। कौन कौन से, तो विटामिन बी और सी, दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। केकड़ा प्रजाति के अंतर्गत आता, बताइएगा क्या हो जाएगा। मोलस्का है, निडेरिया है, आर्थ्रोपोडा है, या फिर प्लेटेहेल्थी मेंथस हो जाएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो केकड़ा जो है तो वो किस प्रजाति के अंतर्गत आएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। केकड़ा जो है वो कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आता है। चलो जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करेंगे, और लास्ट में मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो जरूर एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आर्थ्रोपोडा कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक आवृत सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। फेराडे है, मेंडलीफ है, न्यूटन है, या फिर होर है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। फेराडे के द्वारा, मेंडलीफ के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, या फिर होर के द्वारा। न्यूटन को तो आप जानते हो, न्यूटन जो है अपनी गति के 3 नियम के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पहला गति का नियम बात करें तो जड़त्व का नियम है, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे संवेग का नियम है, और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं, कभी उदाहरण दे करके पूछ लेता है, कभी गति के जो 3 नियम है इन नियमों के नाम ही आपसे पूछ लेता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे मेंडलीफ हो जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने, मेंडलीफ ने, ऑप्शन संख्या तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। समभारकों में होता है, क्या होता है। समभारकों में अगर हम लोग बात करेंगे तो समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती है। विभिन्न भार संख्याएं किंतु समान परमाणु संख्याएं होती हैं। समान भार और परमाणु संख्याएं होती है, या फिर विभिन्न भार और परमाणु संख्या होती है। बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा। चलिए जल्दी बताएंगे। तो समभारकों में क्या होता है, ये आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। समभारकों में क्या होता है, समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्या, विभिन्न भार संख्याएं किंतु समान परमाणु संख्या, समान भार और समान जो है परमाणु संख्या, या फिर विभिन्न भार और विभिन्न परमाणु संख्या। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। समान भार संख्याएं लेकिन विभिन्न परमाणु संख्या होती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पर है, बताइएगा क्या जाएगा। तो देखो जो ये बृहदेश्वर मंदिर है ना, ठीक है, इसको अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, इसको राज राजेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर की हम लोग बात करेंगे तो इसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और ये जो मंदिर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये द्रविड़ शैली में है। ठीक है, कौन सी है, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी, तो ये द्रविड़ शैली में है। ठीक है, कौन सी, तो ये द्रविड़ शैली में है। और ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया है, तो इसका निर्माण कराया है राजराज प्रथम ने। ठीक है, किसने, तो राजराज प्रथम ने इस बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है द्रविड़ शैली में। और ये कहाँ पर है, तो ये आपको तंजावुर में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। तंजावुर तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगा, द्रविड़ शैली का मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मैथिली भाषा मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है, बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल में, मेघालय में। अच्छा, आपको याद रखना है जो हमारी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची के संदर्भ में आपको याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में एक संशोधन किया गया। कौन सा, तो 92वां संशोधन किया गया। और इस 92वां संशोधन के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषा है, तो देखो 92वें संशोधन 2003 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी, तो एक है बोडो, दूसरी है आपकी डोगरी, तीसरी है आपकी मैथिली, और चौथी जो भाषा है वो कौन सी है, तो वो है संथाली। तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और इन 4 भाषाओं को जोड़ने के बाद 8वीं अनुसूची में अगर हम लोग भाषाओं की संख्या की बात करें तो भाषाओं की संख्या कितनी पहुंच गई, तो 22 पहुंच गई। पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले कितनी भाषाएं थी, तो 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी। ठीक है, लेकिन फिर क्या हो रहा है, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 22 भाषा। और मैथिली भाषा आपको कहाँ पर, तो ये बिहार में आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सरयू नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है, बताएंगे क्या जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो सरयू नदी जो है तो ये किस राज्य में बहती है, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, या फिर उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, तो देखो सरयू नदी की बात करेंगे ना, तो सरयू नदी के किनारे ही जो है अयोध्या नगरी जो है बसी है। ठीक है, अयोध्या भगवान श्री राम की जो नगरी है अयोध्या, तो वो कहाँ पर, तो वो
ठीक है, सरयू नदी के किनारे। और अयोध्या कहाँ पर पड़ेगा, तो ये तो आपको हो गया उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो ये जो सरयू नदी है ये कहाँ पर, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड से ये निकलती है और फिर उत्तराखंड से होते हुए कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। और इसी नदी के किनारे अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी, तो अयोध्या नगरी जो है बसी है। और अयोध्या नगरी से तो आप सभी लोग परिचित ही होंगे, ठीक है, भगवान श्री राम की नगरी, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नियम ये कहता है कि बुरा पैसा जो है वो संचरण में अच्छे पैसे को बाहर कर देता है, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो कौन सा नियम ये कहता है कि जो बुरा पैसा होता है वो क्या करता है, वो अच्छे नियम को संचरण से बाहर कर देता है। और आज के समय में देखो ऐसा होता भी है ना, जो बुरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो अच्छे लोगों को बाहर कर देते हैं ना, रेस से बाहर कर देते हैं, ठीक है, बुरे लोगों का बोलबाला है, ठीक है। आज का समय जो है अच्छा नहीं है, ठीक है, बुरे लोगों का बोलबाला है, ठीक है, बुरे लोगों के चक्कर में जो है अच्छे लोग बाहर हो जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि बुरा पैसा जो है वो संचरण में अच्छे पैसे को बाहर कर देता है। तो वागनर्स का नियम है, ग्रीम का नियम है, ग्रेसम का नियम है, या फिर केन का नियम। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ग्रेसम का नियम है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये स्टेटमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रेसम का नियम और ये स्टेटमेंट कि बुरा जो पैसा होता है वो संचरण में अच्छे पैसे को बाहर कर देता है, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जाट शासक के नेतृत्व में वल्लभगढ़ में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना था, कौन होगा, तो सूरजमल है, बदन सिंह है, राजा राम है, या फिर रणधीर सिंह है। तो कौन सा जाट राजा है जिसके नेतृत्व में वल्लभगढ़ में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा सूरजमल, ठीक है। सूरजमल जाट राजा है और इसके नेतृत्व में अगर हम लोग बात करेंगे तो वल्लभगढ़ में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मैलाकाइट एक अयस्क है, किसका है, तो लेड का है, मैग्नीज का है, मर्क्यूरी का है, या फिर कॉपर का, बताएंगे। तो मैलाकाइट किसका अयस्क है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, मैलाकाइट किसका अयस्क है, लेड का है, मैग्नीज का है, मर्क्यूरी का है, या फिर कॉपर का है, क्या हो जाएगा, मैलाकाइट किसका अयस्क है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ठीक है, किसका, कॉपर का है, ठीक है। मैलाकाइट किसका अयस्क है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। अच्छा, कॉपर के संदर्भ में आप याद रखेंगे कॉपर जो है तो ये पहली धातु है जिसका जिसका मानव ने क्या किया था, प्रयोग किया था। ये पहली धातु है जिसका मानव ने क्या किया है, जिसका मानव ने प्रयोग किया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और मर्क्यूरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके संदर्भ में याद रखिएगा ये एकमात्र धातु है जो क्या है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एकमात्र धातु है जो क्या हो रही है, जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिल रही है, ठीक है, क्या हो रही है, तो जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिल रही है, एकमात्र धातु है मर्क्यूरी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, पुणे कभी की राजधानी के रूप में, बताएगा। तो कभी अगर हम लोग बात करेंगे जो पुणे है तो कभी जो है ये एक समय था कि ये किसी की राजधानी के रूप में जानी जाती थी। तो किसकी राजधानी के रूप में, सिंधिया है, होलकर है, भोसले या फिर पेशवा है। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो एक समय था कि जो पुणे है तो ये क्या हो रहा था, एक समय था कि जो ये पुणे है तो ये किसी की राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था, क्या आंसर करेंगे, सिंधिया होगा, होलकर होगा, भोसले होंगे, या फिर पेशवा होंगे। आंसर कर दोगे पेशवा। तो एक समय था कि पेशवाओं की राजधानी के रूप में पुणे को जाना जाता था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन आपको बताना है, पृथ्वी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो यह सबसे घना ग्रह है, ठीक है, क्या कह रहा है, तो ये सबसे घना ग्रह है। फिर क्या कह रहा है, यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। फिर कह रहा है इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, और यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। तो पृथ्वी के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बेसिक सी चीज आप पकड़ लोगे, इसको लाल ग्रह कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी को लाल ग्रह नहीं बल्कि क्या कर देते हैं, बल्कि नीला ग्रह कहते हैं। इसके 2/3 हिस्से पर क्या है, तो जल है, इसलिए इसको क्या करते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। लाल ग्रह जो है वो किसको कहते हैं, तो लाल ग्रह तो मंगल को कहते हैं। क्यों, क्योंकि उस पर आयरन ऑक्साइड की दिखता है, जिसकी वजह से उसका रंग लाल दिखता है, इसलिए मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सैला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सैला नृत्य कहाँ से संबंधित है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, तो सैला नृत्य कहाँ से संबंधित है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और उत्तराखंड है, या फिर उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से। सैला नृत्य कहाँ से, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड से अगर हम लोग बात करेंगे, झारखंड से क्या करोगे, तो छऊ नृत्य, ठीक है। झारखंड से अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो छऊ नृत्य याद रखेंगे, कहाँ से, तो झारखंड से। छऊ नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चांद बीबी किसकी शासिका थी, अहमदनगर की, बीजापुर की, सतारा की, गोलकुंडा की, बताइएगा।
तो चांद बीवी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसके समय के किसकी समकालीन थी, तो आप कहोगे अकबर के समकालीन थी। ठीक है, किसके, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अकबर के समकालीन थी चांद बीवी। और ये कहाँ की शासिका थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अहमदनगर, बीजापुर, सतारा, गोलकुंडा। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा अहमदनगर। ठीक है, कहाँ की, तो चांद बीवी जो है ये कहाँ की, तो ये अहमदनगर की शासिका थी। और अकबर इनको बाद में पराजित कर देते हैं और फिर इनके साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो इस तरीके से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। तो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, इंसुलिन होगा, और एपिनेफ्राइन होगा, या फिर मेलाटोनिन हो जाएगा। तो पीनियल ग्रंथि से कौन स्रावित होता है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। पीनियल ग्रंथि से कौन स्रावित होता है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। पीनियल ग्रंथि से कौन स्रावित होता है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा मेलाटोनिन हो जाएगा। ठीक है, कौन है, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, मेलाटोनिन हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, इसका मतलब पूछ रहा है कौन सा जैविक घटक है। ठीक है, अजैविक घटक नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पूछ रहा है आपसे कि कौन सा जैविक घटक। और जैविक घटक के संदर्भ में मैंने आपको बताया ना, जिसमें जीवन होता है वो जैविक घटक होता है। जैसे पेड़ पौधे हो गया, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, पशु हो गए, मानव हो गए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जैविक घटक हो जाएंगे जिसमें जीवन होगा। तो अजैविक घटक नहीं, इसका मतलब जैविक घटक के बारे में पूछ रहा है। और जैविक घटक जिसमें जीवन हो तो कौन हो जाएगा, तो जीवित जीव कर दोगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। ये अजैविक घटक नहीं है, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के सेशन में बस इतने ही प्रश्न थे, और छोटा सा सेशन था लेकिन महत्वपूर्ण सेशन था। और उम्मीद है आप लोगों को सेशन भी पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। और व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।